2014 का दौर था। केंद्र में यूपीए सरकार अपने दूसरे टर्म के 5 साल पूरा कर रही थी। देश भ्रष्टाचार से लूलुहान हो रहा था। कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्विस बैंक में पैसे डालने का मामला, इतने घोटाले की उंगली पर गिनाना मुश्किल है। यूपीए की करतूतों से जनता त्राही कर रही थी। तभी देश के राजनीति में एंट्री हुई नरेंद्र मोदी की। देश में गुजरात मॉडल की एंट्री हुई। देश सपनों का देश बनने लगा, आशाओं का देश बनने लगा। नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल पड़ी। मोदी सत्ता में आए। 5 साल तक विश्वगुरु बनाने के सपने को दिखाया जाता रहा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वायदा भी आया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम वायदे घर घर तक उसी सोशल मीडिया से पहुंचाए गए जो अब बंद करने की बात हो रही है। 2020 की शुरुआत कोरोना से हुई। वायदों की कलई खुल गई। तब जाकर पता चला कि ये तो बस वायदे हैं, महज वायदे। जब हम आंकड़ों में ये सोच कर नजर डालते हैं कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा, तब बस निराशा ही हाथ लगती है। बेहतर होना तो दूर, मोदी राज में विकास भाई कहीं खो गए हैं। अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही है और कोरोना ने सरकार की पोल खोल दी है। आज की रिपोर्ट कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था पर। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप अनकट देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में एक ओर जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। विकसित देशों की तो बात दूर, भारत अपने पड़ोसी और कमजोर माने जाने वाले बांग्लादेश और वियतनाम तक से भी पिछड़ रहा है। पिछले शुक्रवार को बांग्लादेशी अखबारों में दावा किया गया कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख आकार पटेल कहते हैं कि बांग्लादेश और वियतनाम ने 2014 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाया है। चीन तब से वहीं बना हुआ है जहां वो था, और मेक इन इंडिया लॉन्च होने के बाद भारत का मैन्युफैक्चरिंग में औसत 16% से गिरकर 13% पर आ गया है। जबकि बांग्लादेश की सफलता का राज कपड़ा, जिसमें उसने अधिक कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मियों के जरिए तेजी से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया। अपने यहाँ ठीक इससे उलट जनधन खाते खोले गए। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के सरकारी प्रयास कोरोना में नाकाम साबित रहे। पिछले 2 दशकों में भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति के तौर पर दुनिया में पहचान मिली थी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन और साउथ कोरिया के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी भी भारत की क्षमताओं में भरपूर विश्वास दिखाते थे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई। इन सभी का मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना था। पिछले साल भी जब कोरोना ने दुनिया भर के इंडस्ट्रियल इलाकों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, पीएम मोदी ने इसे अवसर मानते हुए आत्मनिर्भर भारत का विचार सामने रखा और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया। अब सरकारी आंकड़ों में भारतीय रिफाइनों में कम कच्चे तेल रिफाइन किए जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि दूसरी लहर ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगभग ठप कर दिया है। देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107वें देशों में 94 पायदान पर था, यानी खतरनाक भुखमरी के स्तर पर। वहीं यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का नंबर 181 देशों में 131वें नंबर पे था। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 34.7% से ज्यादा बच्चे भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं। खुद मोदी सरकार के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 2019-20 के लिए हुए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत में बच्चों के अंदर कुपोषण की दर बढ़ी है। खास बात यह है कि NHFS 5 कोरोना प्रसार से पहले कराया गया सर्वे है और यह डर पैदा करता है कि अब ये स्थिति और भी खराब हो चुकी होगी। सवाल यह है कि लोगों के पास मूलभूत यानी बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। देश कैसे आर्थिक ताकत बनेगा? कोरोना की दूसरी लहर में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति भी दुनिया के सामने आ गई है। गांव में लोगों को शिकार बनाते कोरोना के साथ उत्तर भारत की नदियों में तैरती लाशें भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर बड़े सवाल खड़ा करती हैं। दुनिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब भारत अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम है, तो क्या उसे इतने बड़े आर्थिक स्वप्न देखने चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी देश को कई पैमानों पर परख कर ही समृद्ध माना जाता है और सिर्फ आर्थिक तरक्की समृद्धि का पैमाना
नहीं हो सकता। यहाँ तो हम उसमें भी पीछे हैं। भारतीय योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसके पूर्व सदस्य अरुण मायरा कहते हैं, हम एक देश के तौर पर जैसी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का शोर मचाते आए हैं, उनका बोझ नहीं उठा सकते। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा लोगों को स्वस्थ और सम्मान भरी जिंदगी देने की होनी चाहिए। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की यह महत्वाकांक्षा कूड़े के ढेर में फेंक देनी चाहिए और एक असली अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। सीएमआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को समाप्त सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.45% पर पहुंच गई थी, जबकि 9 मई को खत्म हुए सप्ताह में बेरोजगारी दर 8.67% थी। यानी बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर के बाद बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएगी, इसकी कोई जानकारी फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन जो बात तय है वो ये है कि अब अर्थव्यवस्था को जरूरत है एक अच्छे पॉलिसी की, एक अच्छे फ्रेमवर्क की। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।